मेरे सभी दोस्तों को एक बार फिर नमस्कार। सभी मित्रों को, सभी फ्रेंडों को, मेरे सभी भाइयों और बहनों को सभी को नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की एक नई क्लास चालू कर रहे हैं जिसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं, परिणामित्र बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा मार्कर देख रहा है, नहीं परिणामित्र बोलते हैं। अभी क्या थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक गई थी, तो मैंने फिर स्टार्ट की है। इसको मैं फिर बताता हूँ वहाँ पे क्या होता है। बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने एक बार ये पढ़ लिया, मुझसे परिणामित्र अगर पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर पढ़ लिया ना, तो 5 से 6 नंबर, कितने नंबर, 5 से 6 नंबर इस चैप्टर से आते हैं, परिणामित्र से। तो बस आप इस चैप्टर को अच्छे गौर से पढ़िए। 5 से 6 क्लास इस चैप्टर की बनाएंगे, और 5 से 6 क्लासें जब इसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचे रहेगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं पूरा क्लियर करा दूंगा। और ये चैप्टर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए सबसे जरूरी है। एक जिसने आईटीआई कर रखी, जिसने पॉलिटेक्निक कर रखा, जिसने बी कर रखा, उसे ये चैप्टर आना ही चाहिए और आना ही जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सबसे टफ चैप्टर भी। अब परिणामित्र, परिणामित्र क्या होता है? सब पहली बात अपन ये ध्यान रखें कि परिणामित्र में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। परिणामित्र जब रहता है तो परिणामित्र के अंदर कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता। जैसे मोटर होती है तो मोटर घूमती है, उसके अंदर आर्मेचर होता है वो घूमता है। एसी मोटर होती है उसके अंदर रोटर होता है जो घूमता है। अल्टरनेटर होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। तो ये सब मशीनें हैं, ठीक है। लेकिन परिणामित्र को अपन मशीन नहीं बोल सकते। परिणामित्र को अपन मशीन नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि इसमें अंदर घूमने वाला भाग नहीं होता, इसमें स्थायी भाग होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि परिणामित्र क्या है? एक स्थायी युक्ति है, ना कि मशीन है। अपन बोलते हैं मोटर एक मशीन है, अल्टरनेटर एक मशीन है, और एसी, अल्टरनेटर, जनरेटर, ये सब मशीन है। लेकिन परिणामित्र युक्ति है जिसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। परिणामित्र क्या है? कोई पूछे परिणामित्र क्या है, तो एक ये स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक मतलब स्थैतिक युक्ति है, ठीक है। पहला पॉइंट, परिणामित्र क्या है? एक स्थैतिक युक्ति, ठीक है। और कोई पूछे परिणामित्र क्या है, तो स्थैतिक युक्ति है। दूसरा पॉइंट, परिणामित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परिणामित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय सिद्धांत पर, ठीक है। फैराडे के विद्युत चुंबक के द्वितीय सिद्धांत के द्वितीय नियम पर। मैंने द्वितीय नियम क्यों लिखा है हमें? क्योंकि फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था वो गतिशील प्रेरित विद्युत भाग के लिए था, ठीक है, जो मोटरों में लगता है। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या गतिशील नहीं होता। मैंने बताया कि इसमें कोई गतिशील या मूवमेंट वाला भाग नहीं होता है, ये स्थायी भाग होता है। और फैराडे का जो द्वितीय नियम होता है वो स्थायी विद्युत भागबल के लिए उपयोग होता है। मतलब फैराडे का द्वितीय नियम किस लिए अपन प्रयोग करते हैं? स्थायी विद्युत भागबल उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। स्थायी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, या फिर विद्युत भाग बल के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट कि परिणामित्र करता क्या? तीसरा पॉइंट क्या? परिणामित्र करता क्या? परिणामित्र वोल्टेज और धारा के मान को कम तथा ज्यादा करता है, ठीक है। वोल्टेज और धारा के मान को कम या ज्यादा करता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? कि परिणामित्र करता क्या है? वोल्टेज और धारा के मान को कम तथा डाउन, अप तथा डाउन, स्टेप अप तथा स्टेप डाउन। 3 पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट कि किसको नहीं बदलता। बदलने से ज्यादा जरूरी है किसको नहीं बदलता। क्वेश्चन यहां से बनता है कि किसको नहीं बदलता। ये 2 चीजों को कभी नहीं बदलेगा, जो आप लिख लीजिए। एक तो ये आवर्ती को कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, आवर्ती को कभी नहीं बदलता है। और एक ये पावर को कभी नहीं बदलता। पावर में नियत रहता है, नियत
रहता है। आप ये पॉइंट बता दीजिए। परिणामित स्थितिक युक्ति, परिणामित विद्युत चुम्बक विद्युत फैराडे के विद्युत चुम्बक के द्वितीय सिद्धांत पर काम करता है। ये स्थायी ईएमएफ के लिए उपयोग की, मतलब इसमें स्थायी ईएमएफ उत्पन्न होता है, परिवर्तन गतिशील नहीं होता, स्थायी ईएमएफ। और फैराडे का द्वितीय नियम जो रहता है स्थायी ईएमएफ के लिए ही, स्थितिक ईएमएफ के लिए उपयोग किया जाता है। यह वोल्टेज और धारा के मान को कम तथा ज्यादा करता है। ये मैं बताऊंगा कैसे कम और ज्यादा करता है। आवर्ती को कभी नहीं बदलता। पहली बात, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में अगर अपन ने ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज ही दिए, तो जब ये बाद में अपन को देगा सेकेंडरी वाइंडिंग में चेंज करके देगा, तब भी 50 हर्ट्ज अपन को आवर्ती मिलेगी। और ये पावर को नियत रखता है, इसमें पावर भी नियत रखती है। इतना उतार लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, इसको हटाते हैं। परिणामित्र ऐसा करा दूंगा, ट्रांसफार्मर ऐसा करा दूंगा कि आपको इसके अलावा कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका ट्रांसफार्मर यहीं से कंप्लीट करा दूंगा 5-6 क्लासों में। ठीक है, अब परिणामित्र देखो, परिणामित्र में जब कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, परिणामित्र में जब कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, तो परिणामित्र में यांत्रिक हानि भी नहीं होती है। और सब जो मशीनें रहती हैं, जो अल्टरनेटर रहता है, डीसी मोटर, एसी मोटर, जितनी भी मशीन है, उनमें 3 हानि होती है, लोह हानि, ताम्र हानि और यांत्रिक हानि। क्योंकि उनमें घूमने वाला भाग होता है तो यांत्रिक हानि होती है। जब मैंने आपको बता दिया कि परिणामित्र में कोई यांत्रिक हानि नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, तो अपन क्या लिखेंगे, परिणामित्र में कौन सी हानि नहीं होती, परिणामित्र में यांत्रिक हानि नहीं होती। ठीक है, यांत्रिक हानि बराबर शून्य, मतलब इसमें यांत्रिक हानि नहीं होती। यांत्रिक हानि क्या होती है, इसमें शून्य होती। जब इसमें यांत्रिक हानि शून्य होती, और सभी में 3-3 हानि, लेकिन इसमें 2 हानि, तो इसकी क्या बढ़ेगी, इसकी दक्षता बढ़ेगी। परिणामित्र सबसे अधिक दक्षता देने वाला, अधिक दक्षता देने वाली होती है, इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है। और कितने से कितने के बीच में होती है, यह ध्यान रखो। देखो, पहली बात, अगर ऑप्शन में मैं बता रहा हूं, एक तो इसकी होती है 90% से 98% तक इसकी दक्षता होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर जाए कि परिणामित्र की दक्षता, पहला पॉइंट जाए 86% होती है, दूसरी जाए 89% होती है, तीसरा जाए 91% और चौथा जाए 94%। तो अपन क्या लिखेंगे, परिणामित्र की दक्षता 94%। जितनी अधिक से अधिक दक्षता हो सकती उतनी अधिक से अधिक दक्षता अपने क्वेश्चन में आंसर करना है। लेकिन कभी भी 100% दक्षता नहीं होती है। किसी भी मशीन को अपन अगर जो भी इनपुट देंगे, कभी भी उतना को उतना ही आउटपुट नहीं मिलता, बीच में कुछ ना कुछ हानियां होती है उस इनपुट की, कुछ ना कुछ वो इनपुट कम होता है, घटता है, तब जाके अपन को आउटपुट मिलता है। इसलिए अगर अपन ने 100% दिया तो 100% आउटपुट कभी नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने बताया 90 से 98% तक इसकी दक्षता होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट जाते हैं अपन, हर एक चीज का एक अपन आदर्श मान के चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श परिणामित्र की दक्षता कितनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए आदर्श परिणामित्र, ये तो प्रैक्टिकल परिणामित्र है। ये कौन सा परिणामित्र है, प्रैक्टिकल, जिसपे अपन काम करते हैं, उसकी दक्षता 90 से 98% होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श परिणामित्र की दक्षता कितनी होती है, पहली बात कि दक्षता कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे 100%। मात्र यही जिसकी अपन कल्पना करते हैं, ये कोई रियल में अपने पास ऐसे कोई मशीन नहीं है जिसकी दक्षता में जो इनपुट दिया वो आउटपुट मिलता है। बस ये कल्पना है, आदर्श मतलब ये कल्पना है कि परिणामित्र की दक्षता 100% होती है। आदर्श परिणामित्र की दक्षता, ना कि परिणामित्र की। अगर आदर्श परिणामित्र आ जाए तो इसकी दक्षता 100% होती है प्योर, क्योंकि आदर्श परिणामित्र में कोई हानि नहीं होती। अगला पॉइंट, इसमें कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, अब आदर्श परिणामित्र की दक्षता 100% होती है, इसमें कोई हानि नहीं होती है, और आदर्श परिणामित्र में प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या
और सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या बराबर होती है। ये पॉइंट भी लिख लीजिए आदर्श परिणाम मित्र में। प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या बराबर द्वितीय वाइंडिंग की संख्या। आगे आपको सब पता चलता जाएगा ये ट्रांसफार्मर है क्या। इतना उतार लीजिए जल्दी से, मैं हट जाता हूँ, फिर हम अगली लाइन लिखेंगे, अगला इसका मेन लिखेंगे। ठीक, जल्दी उतार लीजिए। ठीक है, इसको खत्म करो। अब हम इसको डिलीट करते हैं और फिर आगे ट्रांसफार्मर में बढ़ते हैं। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक रहेगी, ट्रांसफार्मर की बिल्कुल बेसिक जानकारियां आपको मिलेंगी और इसमें से पॉइंट बनेंगे, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको आज की क्लास में मिलेगी, क्योंकि इसका बेसिक करना बहुत जरूरी है। जब ट्रांसफार्मर का बेसिक हो जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ट्रांसफार्मर का एक चित्र बनाते हैं, मतलब एक डायग्राम। देखो इसका ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है ये, ठीक है, एक डायग्राम ये है। पहले आप इसी डायग्राम को देख लीजिए। देखो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, इसे ट्रांसफार्मर की द्वितीय वाइंडिंग बोलती है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग मतलब प्राथमिक वाइंडिंग, मतलब प्राथमिक कुंडली इंग्लिश में, अगर हिंदी में अगर बोला जाए, और ये द्वितीय वाइंडिंग। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, अगर ये भी पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग किससे जुड़ी रहती है। ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर, ये ट्रांस और ये फार्मर। अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है, तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग स्रोत से जुड़ी होती है, सप्लाई से जुड़ी होती है, जो अपन इनपुट देते हैं उससे जुड़ी होती है, एसी सप्लाई से जुड़ी होती है। ठीक है, जो अपन इनपुट देते हैं, तो अपन क्या क्या आप लिखो, बोर्ड की वजह से मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल, लेकिन आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। और मैं लिखवा देता हूं, प्राथमिक वाइंडिंग जो रहती है ट्रांसफार्मर की, प्राइमरी वाइंडिंग स्रोत से जुड़ी होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट क्या होता है, प्राथमिक वाइंडिंग के बारे में अपन ने देख लिया। अब अपन आते हैं द्वितीय वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की द्वितीय वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की द्वितीय वाइंडिंग हमेशा लोड से जुड़ी होती है, भार से जुड़ी हुई होती है, या फिर आउटपुट से जुड़ी हुई होती है। तीन बातें बता दी मैंने, आप अपने हिसाब से लिख लेना। मैं लिखता हूं द्वितीय वाइंडिंग भार से या फिर लोड से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? दो बातें क्लियर हुई, प्राइमरी वाइंडिंग स्रोत सप्लाई इनपुट और एसी, और द्वितीय वाइंडिंग, द्वितीय वाइंडिंग होती है लोड से, भार से, आउटपुट से जुड़ी होती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी, ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एसी पर करता है या डीसी पे। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में आ रही है। और दिष्ट धारा, डीसी धारा, जिससे अपनी बैटरी चार्ज होती है, इन्वर्टर चार्ज होती है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, एसी पर करता है, डीसी पे करता है, या एसी या डीसी दोनों पे करता है। तो ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है। तीसरा पॉइंट अति महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लीजिए, ये मैंने इसका शॉर्ट लिखा, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य ही नहीं करता, डीसी पे जल जाता है। ठीक है, डीसी पर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है, तो द्वितीय वाइंडिंग में आउटपुट मिलेगा नहीं। मैं वो भी बता दूंगा कि किस कारण से जलती है। तो आप लिखिए प्राइमरी हो गया, द्वितीय हो गया, और ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करते हैं। जल्दी इसको लिख लीजिए। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ये सब बेसिक मिलेगा आज आपको, बेसिक मिलेगा लेकिन बहुत जरूरी मिलेगा। ठीक है,
अब देखना, ये चित्र आपको दिख रहा है, पहला चित्र। ट्रांसफार्मर क्या मुख्य काम करता है, मैंने बताया था। ट्रांसफार्मर दो काम मुख्य करता है, एक करता है स्टेप अप और दूसरा करता है स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप क्या करता है, उच्चायन, वोल्टेज का उच्चायन। स्टेप अप क्या करता है, अपचयन, वोल्टेज का अपचयन। दो काम करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, आप लिख लीजिए अगर आपको पता ना हो कि स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को घटाना। मैं लिखूं, चलो मैं लिख देता हूं। स्टेप अप मतलब, स्टेप अप हिंदी में से क्या बोलते हैं, ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को घटाता है। आउटपुट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ऊंचाई ट्रांसफार्मर जब अपन को आउटपुट मिलता है तो ये क्या करता है कि वोल्टेज को तो बढ़ाता है और करंट को घटाता है। ट्रांसफार्मर और मशीनों में कभी भी ओम का नियम लागू नहीं होता, ना ओम के नियम। ओम का नियम क्या बोलता है आपको बता दूं, आप कंफ्यूजन होते हैं, V समानुपाती I। ओम का नियम यही बोलता है ना। ओम का नियम क्या बोलता है, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा तो धारा घटेगी। आप ये सोच रहे होंगे, आप बोल रहे थे सर आपने ये बताया कि वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घटता है। तो ओम का नियम ये निष्क्रिय है परिणाम मित्र, निष्क्रिय, इसलिए ओम का नियम इस पे लागू नहीं होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर पर, अपनी संचारण लाइनों पर, इन चीजों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, ये आपको बस समझाते वैसे। ठीक है, ये हो अपना स्टेप अप। अब आ जाते हैं स्टेप डाउन। इससे बाहर बिल्कुल नहीं। आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता है ना, जीरो है आप, तो ये जीरो से हीरो बनाने वाली चीज है। बिल्कुल बेसिक से बोल रहा हूँ ना मैं। अगर कोई आईटीआई वाला बंदा अगर आईटीआई भी नहीं गया है उसके लिए भी बेस्ट एंड बेस्ट है। अगर वो आईटीआई रनिंग में चल रही है उसके लिए भी बेस्ट एंड बेस्ट है। 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये क्या करता है, अपचाई स्टेप डाउन, डाउन मतलब कम करना। तो आउटपुट में क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है, वोल्टेज घटाता है। और जब वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा। इसमें उल्टा चलता है कि वोल्टेज बढ़ा करंट घटा, करंट घटा वोल्टेज घटा। ठीक है, इतना उतार लीजिए आप, जल्दी उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चित्र भी मैं दोबारा बनाऊंगा छोटा और बड़ा, ठीक है, जिससे आप समझ में आ जाए। आपको पता है, सबसे पहले जाते हैं स्टेप अप पे। आप पहचानोगे कैसे कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेन काम तो यही है, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। हमेशा ध्यान रखना, मैं चित्र से भी बता देता हूं आपको। ये चित्र लीजिए आप, ये और ये, ठीक है, ये लपेटे होती हैं, ये 1 2 3 4 5, 2 2 4 5 लपेटे ना, लपेटे मतलब कुंडलियां। इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा। अब मैंने क्या करा, कुछ अंतर देखा आपको, ये तो है प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आपको कुछ अंतर दिख रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम और सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक। जिधर लपेटों की संख्या अधिक होगी वह वोल्टेज को बढ़ाएगा और जिधर लपेटों की संख्या कम होगी वह वोल्टेज को घटाएगा। और हमको हमेशा सेकेंडरी कुंडली देखना कि सेकेंडरी कुंडली में लपेटों की संख्या कितनी है। अगर सेकेंडरी कुंडली में लपेटों की संख्या प्राइमरी कुंडली से अधिक है, मतलब अगर सेकेंडरी कुंडली में, द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या मतलब कुंडलियों की संख्या मतलब कॉइल की संख्या, प्राथमिक कॉइल की संख्या, कुंडली की संख्या, ये लपेटों की संख्या से अगर ज्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाता है और करंट घटाता है। कर लीजिए, लिख लीजिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की पहचान, अगर ये n चक्रों की संख्या, लपेटों की संख्या, ठीक है, अगर
प्राइमरी कुंडली में लपेटक संख्या कम होती है, द्वितीय कुंडली में लपेटक संख्या अधिक होती है। अपन को बस द्वितीय तरफ ही देखना है। अगर द्वितीय तरफ ज्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और स्टेप अप जब ये लपेट ज्यादा होगी तो वोल्टेज को ज्यादा बढ़ाएंगे, तो वोल्टेज ज्यादा करंट कम। एक चीज हो गया। और जाते हैं अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप को मैंने बता दिया था, हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, लिख लेना आप। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन को क्या बोलते हैं, देख लो आप लोगों, स्टेप डाउन को हिंदी में बोलते हैं अपचय, मतलब कम करना, उच्चाई मतलब बढ़ाना, अपचय मतलब कम करना, और उच्चाई मतलब वोल्टेज को बढ़ाना, अपचय मतलब वोल्टेज को बढ़ाना। अब इसका आप एक बेसिक चित्र देख लीजिए। देखो लपेटों संख्या बढ़ गई। अब बताओ सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या दिख रहा है आपको, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको क्या दिख रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको क्या दिख रहा है कि लपेटों की संख्या यहां तो कम दे दी है। जब लपेटों की संख्या कम तो वोल्टेज कम, जब वोल्टेज कम तो करंट अधिक। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां करते हैं, जहां वोल्टेज कम की आवश्यकता हो, वोल्टेज कम की आवश्यकता हो और करंट अधिक की आवश्यकता हो। ठीक है, आ गया समझ में। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ गया समझ। जल्दी से चित्र के साथ उतारिए और इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, अब हम जाते हैं इसका कार्य सिद्धांत की, ये काम कैसे करता है, मतलब क्या है इसका बेसिक बता देता हूँ, तो आगे अपन बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, स्टेप अब स्टेप डाउन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 2 3 4 मेन पॉइंट और रहेगा। ठीक है, मैं इस चैप्टर को बहुत आराम से कराना चाहता हूँ, इतना आराम से कि आपके माइंड से चैप्टर जाए नहीं। मेरे भाइयों संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। प्राइमरी वाइंडिंग या ट्रांसफार्मर का चिन्ह, तो मैंने कौन सा ट्रांसफार्मर बना दिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इधर क्या होता है इनपुट, इधर क्या होता है आउटपुट। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर मैं जो बोल रहा हूं इनमें से भी एक एक क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुने, और ध्यान से सुनने के बाद उसे एक रजिस्टर में लिख लीजिए। ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है, मतलब इनपुट में अपन एसी सप्लाई देंगे ना कि डीसी। अब अपन ने यहाँ से एसी सप्लाई दी, एसी या तो सिंगल फेज की सप्लाई दे दें या फिर 3 फेज की सप्लाई दी। ठीक है, जब अपन ने यहाँ से एसी विद्युत धारा दी तो ये विद्युत धारा यहाँ से गई, ये गई, ये गई, कुंडलियों में विद्युत धारा घूमी। जब इन कुंडलियों में विद्युत धारा घूमी तो ये कुंडलियां अपना एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है। कुंडलियां क्या स्थापित करती है, ये कुंडलियां अपना एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है। जितनी धारा अपन देते जाएंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, और धारा देते जाएंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, और धारा देंगे और चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे अपन जितनी धारा बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र देते जाएंगे। अब आपने एक चीज गौर करी कि पहले तो ये मात्र एक कुंडली में ही चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था, मात्र इसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था, लेकिन धारा बढ़ाते गए चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता गया। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता गया तो प्रतिष्ठम कम होता है, रिलक्टेंस कम होता गया। रिलक्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, प्रतिष्ठम हिंदी में होता है, उसके बारे में बताता हूं अभी। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग में हम जितनी धारा देंगे, जितनी एसी देंगे, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस कोर के द्वारा, यह कोर है, इस कोर के द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र जाएगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी लपेटों की संख्या है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करती है, इस चुंबकीय क्षेत्र को काटती है और इस चुंबकीय क्षेत्र को काट के ईएमएफ जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है, ईएमएफ जनरेट करती है। इससे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि ट्रांसफार्मर का कोई भी हिस्सा वैद्युत रूप से जुड़ा हुआ है क्या, विद्युत रूप से जुड़ा है क्या, आप ये बताइए। पहला पॉइंट ट्रांसफार्मर, लिख लीजिए आप ये लाइन कि ट्रांसफार्मर का ना तो प्राइमरी वाइंडिंग और ना ही सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से नहीं जुड़ी रहती है।
वैद्युतिक रूप से नहीं जुड़ी रहती है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग वैद्युतिक रूप से नहीं जुड़ी रहती है। लिख लीजिए कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग वैद्युतिक रूप से नहीं जुड़ी रहती है, चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है। वैद्युतिक रूप से नहीं जुड़ी होती लेकिन चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, समझ में आया? चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है। और एक बार लिख लीजिए आप, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो रिलक्टेंस, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम कम होगा। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक है, इसको समझो। मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए कि जब किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जब एसी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो लपेटों की संख्या होती है वो स्वयं एक अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है। वो चुंबकीय क्षेत्र जैसे जैसे धारा बढ़ती जाती है वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाता है। जैसे जैसे धारा बढ़ती जाती है वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को द्वितीय लपेटों की संख्या या सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लपेटों की संख्या वो उस प्राथमिक चुंबकीय फ्लक्स को काटने लग जाती है, चुंबकीय क्षेत्र को काटने लग जाती है, जिससे द्वितीय वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है या फिर ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग वैद्युतिक रूप से नहीं जुड़ी हुई होती है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा है भाइयों, बहुत अच्छा। आपको मैं 8 से 9 चैप्टर ऐसे कराने वाला हूं कि आपको 50% सिलेबस कंप्लीट। पहला चैप्टर डीसी जनरेटर, दूसरा चैप्टर डीसी मोटर, तीसरा चैप्टर एसी मोटर, चौथा चैप्टर एसी जनरेटर, पांचवा चैप्टर सिंक्रोनस मोटर, छठा चैप्टर 3 फेज मोटर, सातवां चैप्टर परिणामी थ्रेड जो मैं पहले करा रहा हूँ। इनका उन चैप्टर्स कोई कनेक्टेड नहीं, इसलिए मैं इसको पहले करा रहा हूँ। फिर मशीन अपन एक बाई एक, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी ऐसे लेते चलेंगे। ठीक है, ऐसे 10-12 चैप्टर में 50% सिलेबस कंप्लीट। अब अपन आते हैं परिणामी की क्रोड पर। परिणामी की क्रोड, क्रोड क्या होती है? पहला भाग होता है परिणामी का क्रोड। ये परिणामी का क्या होता है? क्रोड, जिस पर ये लपेटे जाती है प्राइमरी वाइंडिंग और ये लपेटी जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, देखो आपको कहीं पे भी ये वैद्युतिक रूप से कनेक्ट दिख रही है? नहीं दिख रही है। कहीं पे भी अभी चुंबकीय रूप से कनेक्ट हो गया। अब देखो ये है क्रोड, आप एक चित्र बना लीजिए। क्रोड, क्रोड को ये बोलते हैं, ये क्रोड है। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर की आप बाहर से बॉडी देखेंगे, आप अपने गली मोहल्ले में कहीं पे ट्रांसफार्मर रखा है, आप बाहर से बॉडी देखोगे तो बाहर से तो पूरा या तो ढलवे लोहे का बना है या ढलवे इस्पात की बनी है बॉडी या सिलिकॉन स्टील की बनी है। आपने देखा, देख कर सोचा कि इसमें बाइंडिंग क्यों होती है? अंदर एक भाग होता है, अंदर एक क्रोड होती है, ये क्रोड होती है अंदर, और क्रोड के अंदर ही प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग पूरी ऑयल में डूबी रहती है, तेल में डूबी रहती है। जो खनिज तेल रहता है ना या फिर सिंथेटिक तेल रहता है उसमें डूबी रहती है। पूरा चैप्टर आगे कराऊंगा। ठीक है, अब क्रोड का मुख्य कार्य क्या है? क्रोड का मुख्य कार्य क्या है? पहला कार्य लिखिए क्रोड का, क्योंकि पहला भाग ही क्रोड है, मुख्य भाग ही क्रोड है। क्रोड का मुख्य कार्य क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र को रास्ता देना। देखो यहां से चुंबकीय क्षेत्र बना, इसमें अपन ने धारा, इसमें धारा दी, फिर धारा गई, ये धारा गई,